हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। समय शाम का है और ढलते सूरज की अनोखी झलक देखने को सभी बेताब हैं। अरे सोने का गोला ए डूबा, इस मनमोहक दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए कई आंखें जमी हुई हैं। यहाँ देखने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अमन, आप यहाँ खड़े होकर तस्वीर लीजिए, यहाँ से बड़ी खूबसूरत आएगी। आइए, जल्दी आइए, साधना अपने पति अमन से कह रही है। अमन साधना से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े पत्थर पर गले में कैमरा लटकाए खड़े हैं। साधना, यहाँ से भी सूरज बहुत सुंदर दिख रहा है। 2 तस्वीरें लेकर अभी वहीं आ रहा हूँ। अमन ने कैमरा आंखों के पास लाते हुए 2 बार क्लिक किया और पत्थर से कूदते हुए नीचे उतर गए। अब वे तेज कदमों से चलते हुए साधना की तरफ जा रहे थे। अमन और साधना ने अपनी शादी की 5वीं सालगिरह पिछले महीने ही मनाई थी। अमन की हालिया उम्र 68 साल और साधना की 66 साल की है। अजीब सा तो जरूर लगेगा कि क्या ये उम्र इनकी शादी करने की थी, लेकिन जीवन जिसे कहते हैं उसका बहाव कभी कभी सोच से परे का भी होता है। खैर, अब इस युगल की बात करें तो देखने में दोनों 60 साल से कम उम्र के ही लगते हैं। क्या है कि आजकल इतने अच्छे अच्छे हेयर डाई आने लगे हैं कि बालों का सफेद रंग न जाने कहां छुप जाता है। और कपड़ों के फैशन में भी युवा और बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा फर्क तो रहा नहीं है। जीन्स टी शर्ट पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए सुंदर सुंदर आकर्षक डिजाइन के सलवार कमीज जो चल रहे हैं, और जीन्स टॉप भी पहनने से स्त्रियों को कौन रोक रहा है, अपनी अपनी मर्जी है। तो इस समय अमर ने ब्लू कलर की जीन्स और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी है। आंखों पर काला चश्मा भी चढ़ा रखा है। चमचमाते काले जूते पहन रखे हैं। लंबे हैं, थोड़े से सांवले हैं, लेकिन तन कर चलने की आदत है। इससे पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। अब साधना की तरफ भी देखें तो इस समय वह सुंदर डिजाइन की सलवार कमीज पहने हुए है। दुपट्टा नदारद है, लेकिन कंधे पर बड़ा सा काला पर्स लटकाए हुए है। और वो कपड़े के जॉगिंग करते समय पहने जाने वाले सफेद और काले मिश्रित रंगों के जूतों से सुसज्जित है। गोरे रंग की लेकिन मझोले कद की साधना ने काला चश्मा भी पहन रखा है। इसके हाथ में भी कैमरा है। वाह, क्या जोड़ी है। सूर्यास्त हो गया। अमर और साधना ने बहुत सी फोटो कैमरे में कैद कर ली। सिर्फ सनसेट की ही नहीं, एक दूजे की भी और आसपास की भीड़ की भी। एक जगह एक बच्चा अमन की गोदी में दादाजी दादाजी कहता हुआ बैठ गया था। उसकी भी बहुत सी तस्वीरें साधना ने खींची। उसको जबरदस्ती उसके मम्मी पापा अमन से अलग करके ले गए। तब साधना को अपने पोते राजू की एकाएक याद आई। राजू क्या कर रहा होगा इस समय, लेकिन जल्दी ही साधना संभल गई और अमन का हाथ पकड़कर सटकर चलने लगी। इस समय दोनों ही चुप है। हवा में ठंड की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस वजह से दोनों अपने होटल की तरफ जा रहे हैं जहां ये ठहरे हुए हैं। साधना, कॉफी पीकर ही कमरे में चलते हैं। अभी 7:15 बजे हैं। 8:30 या 9 बजे तक कमरे में ही खाना मंगवा लेंगे। क्या ख्याल है? अपनी कलाई पर बढ़ी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए अमन ने पूछा। हाँ, ऐसा ही करते हैं अमन। ठंड में दोबारा बाहर निकलना भी तो मुश्किल लग रहा है। ठंड से सिकुड़ते हुए साधना ने दोनों हाथ आपस में फंसा लिए। तुम शॉल या स्वेटर भी तो साथ लाई नहीं हो? अमन ने साधना की तरफ देखते हुए कहा। अरे अमन साहब, आपने ही तो कहा था कि यहाँ ज्यादा ठंड नहीं होती। मैंने ज्यादा ठंड नहीं होती ये कहा था? बिल्कुल नहीं होती ऐसा तो नहीं कहा था। साधना के ठंडे हाथ अपने गर्म हाथों से दबाते हुए अमन ने हंसते हुए कहा। इस पर साधना भी हंस पड़ी। इतने में कॉफी आ गई और दोनों ने अपने अपने प्याले उठा लिए। खाने के लिए रात के 9 बजे का ऑर्डर देकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कमरे की ओर चल पड़े। अब अमन और साधना उस होटल के अपने कमरे में आ गए।
कमरे में हीटर था। अमन ने उसे ऑन कर दिया और दोनों पति पत्नी पलंग पर लेटकर गर्म रजाई में घुस गए। सारा दिन घूमना फिरना हुआ था और उम्र भी अपना अस्तित्व जता ही रही थी। अमन को थकावट के मारे नींद आ गई और वह सो गया। सोने की कोशिश साधना ने भी की, वो भी थक गई थी। घुटनों में हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठकर रजाई से बाहर निकल आई और खिड़की के पास जाकर वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। खिड़की के बंद शीशे से बाहर का बगीचा नजर आ रहा था। दूर खंभे पर लाइट जल रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में गमले में लगे गुलाब के फूल बड़े ही सुंदर लग रहे थे। अब हवा कुछ तेजी से चलने लगी और गुलाब के फूलों का इधर उधर डोलना शुरू हो गया। इधर साधना का मन भी डोलता हुआ पीछे जाने लगा। वो धीरे धीरे 40 साल पीछे चली गई। मयंक और साधना की शादी अरेंज मैरिज थी। मयंक सरकारी दफ्तर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और साधना एमए के बाद बीएड करके एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। मयंक की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। पिताजी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी थे। यह परिवार संयुक्त परिवार था। मयंक का छोटा भाई मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था और बहन बीए के फाइनल ईयर में थी। इस परिवार को नौकरी वाली बहू की ही जरूरत थी और साधना को सर्वथा योग्य समझकर बहू के रूप में इस घर में जगह मिल गई। बहुत अच्छा समय गुजर रहा था। साधना ने इस परिवार को तहे दिल से अपना लिया। सासू जी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव थी। कभी कभी गुस्से में आकर साधना को बहुत कुछ सुना देती थी। वैसे घर का काम और नौकरी भी साथ साथ करने से साधना को परेशानी भी होती रहती थी, लेकिन उसने तालमेल बैठा ही लिया था। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती थी कि घर में सुख शांति और प्यार बना रहे। पति मयंक भी माता पिता का यथोचित आदर करने वाले पुत्र थे। साधना का देवर अमर कुछ मस्त मौला प्रकार का था। वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई पर कम ध्यान देता था, लेकिन उसका दोस्तों के साथ घूमना फिरना और जरूरत से ज्यादा खर्चा करना साधना को अखरता था। वो दोस्तों के साथ सिगरेट और शराब भी पीता था। यह बात साधना और मयंक से छिपी नहीं थी, लेकिन मयंक इस ओर ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। साधना चाहती थी कि मयंक इस बात को गंभीरता से ले और अमर को समझाए कि सीधे रास्ते पर चले और गलत काम ना करें, लेकिन मयंक इस पर उल्टा साधना को ही समझाते थे कि अमर अभी बच्चा है, थोड़े समय बाद अपने आप ही समझ जाएगा। साधना से रहा नहीं गया और उसने सासू जी से इस बारे में बात की। बहू, तुम अपने मतलब से मतलब रखो तो अच्छा रहेगा। ये हमारे घर का मामला है। अमर मेरा बेटा है। मैं देख लूंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी तुम्हारे पिताजी से कुछ मांगा है हमने? मेरा बेटा मयंक इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह लेता है। उसके लिए तो बड़े बड़े अमीर घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन हम लोग लालची नहीं थे। तुम्हारी कुंडली के साथ उसकी कुंडली का अच्छा मिलान हो गया तो हमने तुम्हारा रिश्ता ले लिया और बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दी। अब अपनी औकात में रहोगी तो सुखी रहोगी। अमर या मेरी बिटिया माया के बारे में कभी कुछ मत कहना। हाँ, साधना की ननद भी उस समय वहीं पर थी। वो साधना का पक्ष लेकर अपनी माँ से कुछ कहने लगी, लेकिन तुम अभी छोटी हो, ऐसी बातों में अपना सिर मत खपाओ, कहकर साधना की सास ने उसे वहां से भगा दिया। लेकिन वो भी उसी माँ की बेटी थी। कहने लगी, माँ, मैं कहाँ से छोटी, अमर से बड़ी हूँ। अमर की ऐसी बुरी हरकतों के बारे में भाभी कह रही हैं तो बुरा क्या कह रही है। अब जो हो रहा था होता गया। अमर की रंगरलियां अब परिवार से छिपी हकीकत तो थी नहीं। साधना ने अब चुप्पी ही साध ली थी। अपनी पूरी तनख्वाह और शुरू से ही सासू जी को सुपुर्द करती आ रही थी। उसके पति मयंक तो माता पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। वो भी अपनी तनख्वाह माँ के ही हवाले करते थे। साधना और मयंक के पास अपना अलग कोई अकाउंट नहीं था। खैर, अमर ने MBBS पास कर लिया, डॉक्टर बन गया। साथ ही अपने लिए अपनी सहपाठनी सुनीता से भी घर वालों को मिलवा दिया। सुनीता बड़े घर की बेटी थी।
अमर की शादी पर मयंक ने भी खूब खर्चा किया। अमर और सुनीता को हनीमून पर स्विट्जरलैंड भी भिजवाया। इस परिवार को यह भी याद नहीं रहा कि इसी परिवार की बेटी माया, जो अमर से 3 साल बड़ी है और उसकी अब तक शादी नहीं हुई, तो उसकी भी सुधि ली जाए। और माया ने खुद अपनी सुधि ले ही ली और अमर की शादी के 4 ही महीनों बाद एक विजातीय लड़के से शादी भी रचा ली। सास ससुर और साधना के पति मयंक इस शादी से खुश नहीं थे। साधना अब तक एक बेटे की मां बन चुकी थी। बेटा विवेक इस समय 1 साल का था। साधना ने अपनी ननद की शादी पर ना तो खुशी ही जाहिर की और ना तो दुख ही जाहिर किया। वह मात्र इस परिवार की एक सदस्य थी। परिवार की गतिविधियों से उसे कोई लेना देना नहीं था। अमर और सुनीता परिवार के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाए और अलग फ्लैट लेकर रहने लगे। अब साधना की सासू जी कुछ नरम पड़ गई थी। अमर कभी कभी घर आता था, अकेला ही आता था। सुनीता को यहाँ आना पसंद नहीं था। एक दिन उसके घर बेटा होने की खुशखबरी दे गया, मिठाई भी दे गया था, लेकिन किसी को अपने घर कभी नहीं बुलाया। साधना की ननद माया अपने घर खुश थी। कभी कभी वो साधना से फोन पर बात कर लेती थी। अब उसके माता पिता उसे घर बुलाना चाहते थे, लेकिन वो खुद उनसे मिलना नहीं चाहती थी। समय गुजरता गया। अमर और सुनीता अपने बेटे समेत अब लंदन में जा बसे थे। अमर को अब अपने माता पिता और भाई भाभी से कोई सरोकार नहीं था। शायद वो सोचता था कि उससे कोई पैसे की मदद न मांग ले। साधना का बेटा विवेक भी पढ़ लिख कर पिता मयंक की तरह इंजीनियर बन गया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। मयंक रिटायर हो चुके थे। पहले साधना की सास और फिर 1 साल बाद ससुर जी का देहांत हो गया। अमर पिताजी के देहांत पर भारत आया था और पिता की प्रॉपर्टी यानी कि मकान में अपना हिस्सा मांगने आया था। जानता था कि मकान चाहे पिताजी के नाम पर है, लेकिन पैसा तो मयंक और साधना का ही लगा हुआ है। उसने कानूनी दांवपेच लगाए और मकान के 2 हिस्से हो ही गए। ये हिस्से मकान बेचकर ही मयंक और अमर को मिले। इस समय विवेक और उसके चाचा अमर का जमकर झगड़ा हुआ। मयंक ऐसे में भी चुप ही रहे। बाद में अमर तो वापस लंदन चला गया और मयंक, साधना और विवेक किराए के मकान में रहने आ गए। मकान बेचकर कुछ हजार रुपए जो मिले थे वो विवेक ने अपने नाम बैंक में जमा करवा लिए। साधना ने उस समय मयंक से कहा था कि वो राशि मयंक अपने नाम जमा करवाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन मयंक ने कहा विवेक बेटा तो हमारा ही है, क्या फर्क पड़ता है। इस पर साधना के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ समय बाद विवेक की शादी हो गई। बहू हेमा ने गृह प्रवेश किया। घर में मंगल कार्य हो गया, लेकिन अब मयंक की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी और एक दिन मयंक भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब उसका बेटा विवेक ही उसका एकमात्र सहारा था। शुरू में बहू हेमा का व्यवहार अच्छा ही था। 1 साल बाद ही पोते राजू का जन्म हुआ और साधना ने अपना ध्यान राजू और घर के कामों की तरफ ही लगा दिया। अब भी कभी कभी ननद माया का फोन आता रहता था। राजू बड़ा होता जा रहा था। एक दिन विवेक और हेमा ने साधना से कहा, मम्मी अब राजू बड़ा हो गया है, अब वो आपके साथ सोए ये ठीक नहीं है, उसको पढ़ाई भी करनी होती है, तो आप ठीक है मैं ड्राइंग रूम में सो जाया करूंगी। साधना ने कहा। वो मन ही मन रो पड़ी थी उस समय। एक क्या किया मयंक ने, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद ड्राइंग रूम से साधना का बिस्तर बालकनी में ले जाया गया, क्योंकि रोज सोफे पर सोने से कीमती सोफा खराब होने लगा था। साधना का काम खाना बनाना, बाई के छुट्टी करने पर बर्तन झाड़ू पोछे करना, कपड़ों की धुलाई करना और छोटी मोटी चीज वस्तुएं बाजार से लाना ही रह गया था। साधना को कभी कभी जोरदार खांसी हो जाती थी। खांसते खांसते उसका हाल बुरा हो जाता था। मम्मी न्यूडल्स खत्म हुए हैं, राजू को कितने पसंद है, वो सो रहा है, आप अभी जाकर ले आइए। और रहा 50 रुपए का नोट वह खिड़की में रखा है, बाकी पैसे संभाल कर ले आना। बहू हेमा टीवी की तरफ देखते हुए कह रही थी।
कोई सीरियल आ रहा था, साथ में वो खाना भी खा रही थी। आज राजू के स्कूल की छुट्टी थी, वो घर पर ही था और साधना 50 रुपए का नोट लेकर निकल पड़ी। थोड़ी दूरी पर जाकर उसने सड़क पार की। पास ही में एक दुकान थी जहां नूडल्स मिलते थे। अरे लेकिन सड़क पार करते हाथ से 50 रुपए का नोट गिर गया। ये क्या हुआ? साधना ने पीछे मुड़कर देखा, सड़क के बीचों बीच नोट पड़ा हुआ था। अब वहां जाकर उठाना तो पड़ेगा ही, और सड़क पर वाहन भी चल रहे हैं। वैसे दोपहर का समय होने से भीड़ थोड़ी कम है। साधना मन में सोच रही थी और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कहीं से कोई वहां नहीं आ रहा था। साधना नोट के पास पहुंच गई। झुककर नोट उठाने लगी तो हॉर्न की आवाज कान में गूंजी। वह डर गई, वहीं खड़ी हो गई। उसके पास एक काले रंग की बड़ी सी कार रुकी हुई थी। वो फिर झुककर नोट उठाने लगी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। रुकी हुई कार का पिछला दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। वो साधना के पास आया और बोला, अरे आप? साधना जी? कौन? साधना अब ध्यान से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप अमन जी? अब साधना ने उसे पहचान लिया। आइए मेरी कार में बैठकर बातें करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप इतनी धूप में? क्या ये आपका नोट गिरा हुआ है? अमन ने अब झुककर वह नोट उठाया और साधना के हाथ में दे दिया। नहीं, मुझे कुछ खरीद कर घर जाना है अमन जी। नहीं होगी देर, आइए तो, अमन ने कहा और साधना ना कह सकी। वह कार में बैठ गई। अब वो अमन के साथ एक होटल में थी। अमन एक कॉन्ट्रैक्टर था और एक दो बार साधना के पति मयंक के साथ उसके घर भी आया था। साधना को याद आया, अमर की शादी में भी वो आया था। मयंक जी के निधन पर भी मैं आया था, शायद आपको पता नहीं होगा, अमन ने कहा। इस पर साधना कुछ नहीं बोली। अमर कहाँ है आजकल? अमन ने पूछा और साधना की आंखें डबडबाई। उसने सब कुछ अमन को बताया। कोई तो ऐसा हमदर्द था जो उसे कुछ पूछ रहा था। अमन ने अपने बारे में भी बताया कि 4 साल पहले उसकी पत्नी कैंसर से मृत्यु का ग्रास बन गई। 2 बेटे हैं जो विदेश जा बसे हैं। साल 2 साल में कभी कभी मिलने आते हैं। पिता को अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं है और ना तो अमन अपना देश छोड़कर वहां जाने के लिए तैयार है। बहुत बातें हुई और अमन ने अपना विजिटिंग कार्ड साधना को थमाया। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में अमन का अपना आलीशान बंगला था। कार, ड्राइवर, सब कुछ तो उसके पास था। बिजनेस में वो इस उम्र में भी सक्रिय था। इस समय किसी मीटिंग से वापस आ रहा था और अचानक से साधना से मुलाकात हो गई। अमन के जीवन में भी पत्नी के निधन के बाद खालीपन था। अपने आप को काम में व्यस्त रखकर वो खालीपन भरने की कोशिश कर रहा था। नूडल्स का पैकेट लेकर वो घर पहुंची। इतनी देर कैसे लग गई पूछकर हेमा ने बहुत कुछ उल्टी सीधी भी सुना दी, लेकिन साधना ने बस हो गई देर इतना ही जवाब दिया। अब उसका मन हल्का हुआ था। बहुत दिनों पर मन पर पड़ा भारी बोझ मानो उतर गया था। थोड़ी देर बाद ननद माया का भी फोन आया और साधना प्रफुल्लित हो गई, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बहू और अब बेटा भी उसे बात बात में अपमानित कर रहे थे, मानो वो अब उनके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। एक दिन बात बहुत बढ़ गई और साधना को बेटे ने कह दिया कि माँ, पिताजी तो चले गए, तुम अब तक बैठी हुई हो, हमें चैन से जीने भी नहीं दे रही। अगर तुम्हारा कहीं ठिकाना होता तो तुम्हें वहां भेज देता, लेकिन हमारा नसीब ही ऐसा है कि इसके बाद साधना से रहा नहीं गया। शाम के समय घर छोड़कर अमन के घर उसके दिए हुए पते पर चली गई। कितना बड़ा कदम उठाया साधना ने। उसने जीवन से हार मानकर आत्महत्या की सोची भी नहीं। माता पिता और संतान, पति और पत्नी, भाई बहन, सभी रिश्ते पहले वाले रहे नहीं हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पैसा है उसकी समाज में इज्जत बनी हुई है। अच्छाई और भलाई का गुण मनुष्यों में मौजूद है, लेकिन उसकी अहमियत कम हो गई है।
भरोसा सिर्फ अपने आप पर ही मनुष्य कर सकता है। अमन और साधना दोनों को साथी की जरूरत थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला ले लिया। अपने रिश्ते पर शादी की मोहर भी लगवा ली। इन दोनों ने समाज और रिश्तेदारों की बिल्कुल ही परवाह नहीं की। दरवाजा नॉक करने की आवाज आई। होटल का वेटर खाना लेकर आया था। अमन भी जाग गए और इस युगल ने मिलकर खाना खाया। साधना अब अगली बार माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां का सनसेट भी कहते हैं बहुत सुंदर होता है। अमन कह रहे थे, साधना मन में सोच रही थी, आपस का प्यार ही रिश्तों में मजबूती भर देता है। ऐसे सुंदर रिश्तों के माध्यम से जीवन संध्या में अगर सुख मिल रहा है तो सूर्यास्त भी सुंदर होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।